नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं, जहां हम आपको हर बार एक नई क्राइम स्टोरी सुनाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह क्राइम स्टोरी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी अशोकनगर की है। यह बात 2012 की है। अशोकनगर में एक थाना है कचनार इलाके में कैलाश यादव अपनी पत्नी रीमा, बेटी जया और बेटे जयेश के साथ रहते थे। कैलाश यादव एक बैंक में काम करते थे, जबकि रीमा हाउसवाइफ थी। उनकी बेटी जया ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और जयेश 12वीं कक्षा में था। सब कुछ सामान्य था और परिवार सुख शांति से अपनी जिंदगी बिता रहा था। 13 जून को रात के 2 बजे उनका घर गोली की आवाज से गूंज उठा। उस रात को घर में मौजूद परिवार के लोग, कैलाश की पत्नी, बेटी और सबसे छोटा बेटा, सभी लोग घर के अंदर गूंजी इस आवाज को सुनकर जाग गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह आवाज घर के अंदर कहां से और कैसे आई है। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे कि तभी कैलाश की बेटी जया बोल उठी, शायद छत पर मोबाइल का चार्जर फटा है। उसका इतना कहना था कि सभी लोग तेजी से छत की तरफ भागे, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। 2 मंजिला मकान में परिवार के सभी लोग ऊपर पहली मंजिल पर सो रहे थे। यहाँ एक कमरे में माँ अपनी बेटी और एक बेटे के साथ सो रही थी, जबकि बगल के कमरे में खुद कैलाश सोए हुए थे। शोर सुनकर पूरा घर जाग गया था, लेकिन कैलाश कमरे से बाहर नहीं निकले थे। शायद उनकी नींद न टूटी हो। ऐसा सोचकर उन्हें घटना के बारे में बताने के लिए उनकी पत्नी ने कमरे में जाकर लाइट का बटन ऑन किया तो उनकी चीख निकल पड़ी। कमरे में पलंग पर पति का शरीर खून से सना पड़ा था। उनके पेट के अलावा मुंह से भी खून बह रहा था। यह देखकर पूरे परिवार की धड़कन रुक गई। फिर जब परिवार ने खुद को संभाला तो परिवार की बेटी ने कुछ दूर पर रहने वाले अपने चाचा को फोन लगाकर घटना की खबर दे दी, जिससे कुछ ही देर में वह भी मौके पर पहुंच गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हुआ, क्योंकि पति तो अचेत पड़े थे, इसलिए वे खुद तो इस बारे में बताते कैसे। बहरहाल पहली जरूरत उनकी जान बचाने की थी, सो तत्काल ही परिवार के लोग उन्हें पास की एक अस्पताल में ले गए, जहां जांच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया और वहां डॉक्टरों ने मामले की जानकारी कचनार पुलिस को भी दे दी। सर्दी गर्मी हो या बारिश का मौसम हो, पुलिस का काम किसी भी स्थिति में नहीं रुकता। उस रात तेज बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी कचनार के टीआई RBS सुधीर माने इलाके में आ पहुंचे। करीब 2:30 बजे उन्होंने कैलाश यादव की संदिग्ध मृत्यु की खबर मिली और वह तुरंत अस्पताल पहुंचे। मौके पर मौजूद मृतक के छोटे भाई ने टीआई सुधीर को पूरा घटनाक्रम कह सुनाया, जिससे जानने के बाद श्री सुधीर ने शव को कब्जे में लेने के बाद उनके घर का रुख करते हुए घटना की जानकारी तत्कालीन CSP कमलेश तोमर को दे दी। मौके पर जांच में टीआई सुधीर ने पाया कि जिस बिस्तर पर मृतक सो रहे थे वह खून से भीगा हुआ था, लेकिन कमरे में कोई भी ऐसा हथियार नहीं मिला जिससे गोली चलाए जाने का शक किया जा सके। दूसरी तरफ मृतक की बेटी जया और परिवार वालों ने यह शक जताया कि हादसा मोबाइल चार्जर के फटने से हुआ है, लेकिन टीआई सुधीर ने यह माना कि अगर ऐसा होता तो वहां कोई टूटा फूटा वाला मोबाइल या चार्जर जरूर मिलता, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था। रात को ज़्यादा पूछताछ करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने कमरे को सील कर दिया। अब पुलिस को मामले की जांच और कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। इस समय मामला हत्या और आत्महत्या के बीच झूल रहा था, लेकिन एक बड़ा सवाल यह था कि अगर यह आत्महत्या है तो हथियार कहाँ है। अगर यह हत्या है तो किसी बाहरी आदमी के घर में दाखिल होने का कोई सबूत पुलिस को क्यों नहीं मिला। यही वजह थी कि हत्या की थ्योरी पूरी तरह से पक्की नहीं हो पा रही थी। SP भी मामले की गंभीरता को समझ रहे थे। दूसरी तरफ CSP तोमर को टीआई सुधीर की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने टीआई सुधीर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी। यह कहना जरूरी नहीं था कि टीआई सुधीर को पहले ही कैलाश यादव की हत्या किए जाने का शक था, और उनका यह शक उस वक्त और भी पुख्ता हो गया जब पोस्टमार्टम के दौरान कैलाश के दिल के पास फंसी एक गोली मिली। गोली पेट में मारी गई थी,
जो तिरछी ऊपर की ओर चलकर दिल के पास फंस गई थी। यह साफ तौर पर दिखाता है कि अगर किसी ने खुद को गोली मारी होती तो वह आम तौर पर सिर में गोली मारता। दूसरी तरफ यह भी मान लिया जाए कि कैलाश ने खुद को गोली मारी थी तो बिस्तर पर लेटा हुआ व्यक्ति इस कोण से खुद को गोली नहीं मार सकता था जिस कोण से गोली कैलाश के पेट में घुसी और दिल के पास जाकर फंस गई थी। इसलिए टीआई सुधीर के मन में पहले से ही यह साफ था कि कैलाश की हत्या की गई है। मकान में किसी बाहरी व्यक्ति के दाखिल होने के कोई सबूत नहीं मिले थे और जिस कमरे में कैलाश सो रहे थे उसकी स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि गोली बाहर से या पास पड़ोस के किसी छत से चलाई जा सके। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि गोली काफ़ी नज़दीक से चलाई गई थी, यानी टीआई सुधीर के दिमाग में यह बात एकदम साफ थी कि अगर यह हत्या है तो इसमें परिवार के किसी नज़दीकी सदस्य का हाथ हो सकता है। इसलिए कचनार के टीआई ने कैलाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने से पहले अपनी टीम की मदद से कैलाश और परिवार के सदस्यों की कुंडली बनाने के साथ साथ कैलाश के दुश्मनों की भी सूची बनानी शुरू कर दी। कैलाश की किसी से कोई रंजिश नहीं थी और वह बैंक में नौकरी करते थे। पुलिस ने कैलाश के साथ काम करने वाले कुछ लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे यह पता चले कि कैलाश को कोई बड़ी परेशानी थी जो उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर कर देती। इस स्थिति में टीआई सुधीर यह समझ चुके थे कि चाहे मामला हत्या का हो या आत्महत्या का, दोनों ही मामलों में कोई स्पष्ट मोटिव नहीं था। अब पुलिस को कैलाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, जिसके बाद आगे की कार्रवाई का रास्ता खुलने वाला था। 14 जून को टीआई सुधीर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई, जिसमें सीधे सीधे कैलाश की हत्या किए जाने की ओर इशारा किया गया। इस रिपोर्ट को लेकर टीआई सुधीर खुद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से मिले और 100 की प्रत्येक स्थिति पर वैज्ञानिक रूप से चर्चा की। जब यह साफ हो गया कि मामला हत्या का है तो 14 जून को पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और पूछताछ की। घटना की रात इस परिवार के सभी लोगों की मोबाइल लोकेशन की जांच की गई, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिली। इसके बाद टीआई सुधीर ने पूरा ध्यान कैलाश की बेटी जया पर केंद्रित किया। उनकी टीम द्वारा बनाई गई जया की कुंडली में यह सामने आया कि वह इलाके के एक युवक विशाल के साथ प्रेम संबंधों में थी। जया की कॉल डिटेल में यह सामने आया कि पिछले कुछ समय से उसकी अपने प्रेमी विशाल से फोन पर बहुत कम बात हो रही थी। हालांकि उसकी कॉल डिटेल में यह भी पता चला कि वह इलाके में ही रहने वाले विशाल के खास दोस्त जीतम के साथ देर रात तक काफ़ी लंबी बातचीत कर रही थी। जीतम के साथ जया की बातचीत का सिलसिला 23 जनवरी से शुरू हुआ था, लेकिन क्योंकि विशाल का नाम प्रेमी के तौर पर चर्चा में था, पुलिस ने पहले उसे बुलाकर पूछताछ की। विशाल पूछताछ के दौरान काफ़ी घबराया हुआ था और फिर उसने स्वीकार कर लिया कि उसके और जया के बीच पिछले 6-7 साल से नज़दीकी प्रेम संबंध थे। जया काफ़ी खुले विचारों की थी, इसलिए वह विशाल को अपने घर बुलाती थी। जया के 2 मंजिला मकान में नीचे की मंजिल खाली पड़ी रहती थी और वह नीचे के कमरों का इस्तेमाल अपने प्रेमी से मिलने के लिए करती थी। विशाल ने यह भी बताया कि जब वह जया से मिलने उसके घर जाता तो अक्सर उसका खास दोस्त जीतम भी उसके साथ जाता था। जितने समय विशाल जया के साथ कमरे में रहता, उतने समय जीतम बाहर चौकीदारी करता था। विशाल ने पुलिस को यह भी बताया कि जया के कहने पर जीतम उसे भाभी कहकर बुलाता था। हालांकि इन सभी बातों का खुलासा करने के बाद भी विशाल ने यह साफ इनकार कर दिया कि वह जया के पिता की हत्या में किसी भी तरह शामिल था। आजकल तुम दोनों की फ़ोन पर बात क्यों नहीं होती, जबकि जया और जीतम दिन रात आपस में बात करते हैं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए टीआई सुधीर ने विशाल से दोस्ताना अंदाज में पूछा। विशाल ने जवाब दिया कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। दरअसल 15-20 दिन पहले ही मैंने जया से अपनी दोस्ती लगभग ख़त्म कर दी थी। क्यों भाई, 6-7 साल पुरानी दोस्ती क्यों ख़त्म कर दी? टीआई सुधीर ने विशाल से सवाल किया। विशाल थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, सर ऐसे ही वह जिद कर रही थी और मैंने उसे मना कर दिया था। किस बात की जिद कर रही थी? विशाल ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, सर वह मुझसे अपने पिता की हत्या करने को बोल रही थी। उसका कहना था कि मैं उसके पिता को मार दूं, फिर वह मेरे साथ घर का सारा पैसा लेकर भाग जाएगी। मैंने इस काम से मना कर दिया तो वह मुझसे झगड़ने लगी थी।
इसी वजह से उस दिन के बाद मैंने उससे दोस्ती खत्म कर दी थी। विशाल ने कहा। कोई 20-22 दिन पहले जया ने मुझे अपने घर बुलाया था। हम दोनों कई बार उसके घर में इस तरह सबसे छुप कर मिल चुके थे, इसलिए जया के कहने पर मैं वहां पहुंच गया। उसकी माँ वगैरह ऊपर के कमरों में थी और हम दोनों नीचे की मंजिल पर एक कमरे में थे। लेकिन अचानक उसके पापा ऑफिस से वापस आ गए। उन्होंने हम दोनों को बिना कपड़ों के पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने मुझे मारकर घर से भगाया। बाद में जया ने फ़ोन पर बताया था कि पापा ने उसके साथ काफ़ी मारपीट की थी। वह इसी मारपीट का बदला लेने के लिए मुझसे अपने पापा की हत्या कर देने को कह रही थी। उसका कहना था कि अगर मैंने उसके पापा को नहीं मारा तो वह मुझसे कभी अकेले में नहीं मिल पाएगी। मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो वह जिद करने लगी, जिससे मैंने हत्या करने के बजाय उससे संबंध खत्म कर दिए, क्योंकि विशाल की बात से श्री सुधीर साफ तौर पर समझ चुके थे कि हत्या की मास्टरमाइंड बेटी जया ही है और उसने यह कांड जीतम के हाथों करवाया है। थाने में पूछताछ के दौरान जीतम खुद को निर्दोष बताता रहा। उसका कहना था कि जया उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड है, इसी नाते वह उससे फ़ोन पर बात करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री सुधीर ने जीतम से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। जया विशाल से प्यार करती थी, लेकिन मुझे भी जया अच्छी लगती थी। जब विशाल ने उसके पिता की हत्या करने से मना कर दिया तो वह मेरे पास आई। मुझे पता चल चुका था कि विशाल ने उसके साथ दोस्ती खत्म कर दी है, तो मैंने उसे प्यार का इजहार किया और उसने भी मेरा प्यार कबूल किया, लेकिन एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर तुमने मेरे पापा की हत्या की तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, हम खुलेआम हमारे घर पर मिल सकते हैं। तो मैं भी हत्या करने के लिए राजी हो गया। जब जीतम तैयार हो गया तो जया दिन भर उसके साथ प्यार भरी बातें कर उसका हौसला बढ़ाते हुए अपने पिता की हत्या की योजना बनाने लगी, जिसके बाद पूरी योजना के साथ उसने 13-14 जून की दरमियानी रात जीतम के हाथ अपने पिता का कत्ल करवा दिया। जया ने जीतम को रात 9 बजे ही घर के अंदर बुला लिया था। उसे पता था ग्राउंड फ्लोर पर कोई नहीं होता। उसने जीतम को एक रूम में बंद कर दिया। ऊपर जब सब सो गए तो रात 2 बजे जया ने जीतम को एसएमएस किया। जैसे ही जया का एसएमएस मिला वह तुरंत जया से मिला। दोनों कैलाश के कमरे में गए और हत्या की। पिता की हत्या करवाने के बाद जया ने उसे सफलतापूर्वक फरार करवा दिया। पूरे समय ऐसा ड्रामा करती रही जैसे उसे बहुत दुख है। उसकी योजना पिता की हत्या के बाद अपनी शर्त पर जिंदगी जीने की थी, मगर टीआई सुधीर और उनकी टीम ने जया और उसके नए प्रेमी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस स्टोरी को लाइक करते हुए अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद।